ईद उल फितर पर जहां सबको ईदी मिलने की खुशी होती है, वहीं ईद उल अज़हा पर अजीज रिश्तेदारों के घर कुर्बानी का गोश्त बांटने की रौनकें उरूज पर होती हैं और यही इस त्यौहार की खास बात है। इस मौके पर दावतों का भी एहतमाम किया जाता है और गोश्त को मुख्तलिफ लज्जत भरे जायकों में पकाकर खूब लुत्फानंदोज हुआ जाता है। शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले फनकार भी ईद अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ भरपूर अंदाज में मनाते हैं और आज भी एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से पूरी दुनिया में शोहरत पाई। उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, वो एक बेहतरीन कॉमेडियन, अदाकार, मज़ानिगार, मेज़बान है। उन्होंने ही प्रैंक शो के ट्रेंड को मुतारिफ करवाया जिसमें मशहूर शख्सियात और अवाम से मजाक किया जाता था। ईद उल अज़हा पर वो ईद कैसे मनाते हैं, क्या क्या तैयारियां करते हैं, ये जानने के लिए आज हम उनके घर चलते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको कहा कि आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बेहतरीन कॉमेडियन, मज़ानिगार, मेज़बान, अदाकार और यकीनी तौर पे अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर वो कौन है, तो आपके सब्र को मज़ीद नहीं आजमाते और हम बता देते कि आज हम किन के घर में मौजूद हैं, क्योंकि बेसिकली आज ये हमारे शो पे मेहमान है लेकिन आज हम इनके घर में मेहमान हैं। तो यकीनी तौर पे आप सोच होंगे कौन है। तो जी जनाब, हम मौजूद हैं हनीफ राजा साहब के घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। आज हमने अचानक से जो छापा मारा है, हाँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं तो बचपन से यही काम कर रहा हूँ। नहीं, आप तो कर रहे हैं लेकिन जो खुद छापे मारते हो उन पे छापा पड़ जाए तो जहनी तौर पे तैयार रहते हैं ना। लेकिन ये तो आपने ईद का सरप्राइज दिया और बड़ा जबरदस्त सरप्राइज दिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि अचानक ईद वाले दिन आप लोग आ जाएंगे और आपके आने से मेरी डबल हो गई है। देखिए, ईद नाम है मुस्कुराहटें और खुशियां बिखेरने का, और आपने इतने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं तो यकीनी तौर पे लोग भी जानना चाहते हैं आपकी फैमिली के हवाले से। अब जैसे कि अहमद आपके साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। लग नहीं रहा कि बाप बेटा बैठे हुए हैं। जब साथ निकलते होंगे तो क्या होता होगा अहमद, आप बताएं आपके साथ क्या होता है? काफ़ी लोग मतलब नहीं पहचान पाते थे। और जब लोगों को पता चलता है कि अच्छा जी आप हनीफ राजा साहब के साहबजादे हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? काफ़ी अच्छा और शॉकिंग रिस्पांस आता है। तो वो कहीं आपकी पर्सनालिटी में ढूंढते हैं इनको? नहीं, मुझे कहते हैं कि आपकी और फादर की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आप बड़े संजीदा से लग रहे हैं। जी ऐसे ही है या अभी सिर्फ कैमरे के आगे? नहीं, ऐसी है। क्योंकि जब हम आए तो उस वक्त भी कुछ गेस्ट थे और यकीनी तौर पे अभी भी जो है वो मेहमानों की आमद का सिलसिला हो जारी है। सिलसिला तो शुरू से मतलब बिल्कुल ईद के स्टार्ट से, बल्कि ये कह रहे हैं ईद के बचपन से ही है। सुबह से माशाल्लाह कोई आ रहा है, जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और आपको पता है कुर्बानी की ईद है। कुर्बानी की ईद में कुर्बानी में भी मसरूफियत होती है और जानवर तंग नहीं करता जितना कसाई तंग करता है। ठीक है ना, लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि शायद जानवर तंग करेगा, जानवर सींग मारेगा, लेकिन जानवर तो बिल्कुल खामोश रहता है। कसाई जो है वो सींग भी मारते हैं, वो लात भी मारते हैं। और इस दफ़ा तो कसाई से जब भी बात हुई तो उसने कहा कि भाई साहब अब तो इतने पैसे होंगे। मैंने कहा यार पिछले साल तो बहुत कम लिए थे। कहने लगा अब देखें ना साहब, अब तो पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है। मैंने कहा भाई पेट्रोल पी के ज़िबा करते हो क्या? तो हर आदमी बोल देता है पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए मैंने भी पैसे बढ़ा दिए। हर चीज़ पे लोग यही जवाब देते हैं। आप कुछ भी लेने जाओ या कोई भी बात करो, यानी कि इवन जब आप ये मवेशी लेने मवेशी मंडी जा रहे थे तो वहाँ पे भी लोग ये कह रहे थे कि भाई पिछले साल पेट्रोल की क्या प्राइस थे और डीजल के क्या प्राइस थे, उसी हिसाब से अब जो मैंने समोसे मंगवाए, समोसे की प्राइस बढ़ चुकी थी। मैंने पूछा भाई क्यों महंगा है? साहब वो पेट्रोल महंगा हो गया। मैंने कहा भाई क्या पेट्रोल में चलता है, ये इतना महंगा क्यों हो गया? तो बहरहाल अब ईद का मज़ा तो इन्हीं चीज़ों में, मेहमानों के आने में, जाने में, फिर कसाई से दो दो हाथ करने में और जानवर से प्यार करने में। और अल्लाह का हुक्म भी है कि कुर्बानी की ईद है, ईद ईसार है, तो इसमें आप अपनी पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी दें, पसंदीदा जानवर की कुर्बानी दें। तो इनको अहमद को बड़ा शौक़ है, बचपन से इसको बहुत शौक़ है। अब तो माशाल्लाह ये अभी IBA से ग्रेजुएट हुआ है और कुछ सीरियल्स वगैरह की इसको ऑफ़र्स हैं। और जैसा भी इसने कहा कि मैं, क्योंकि मैंने तो हमेशा कॉमेडी ही की है, ह्यूमरस काम किया है, तो इसका रुझान ह्यूमर की तरफ इतना नहीं है। इनका रुझान है सीरियस प्लेस वगैरह की तरफ और वहाँ से अच्छी ऑफर्स भी आ रही हैं। अपना बिजनेस भी कर रहा है, उसी में से टाइम निकाल के ये प्ले भी करेगा इंशाल्लाह। तो आप बताएं आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? मेरा बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन जो मीठी ईद होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि उसमें ईदी मिलती है। नहीं, ईदी अब तो देनी पड़ती है। देनी पड़ती है। बकरा ईद में ये है कि जो कसाई होता है वो बहुत तंग करता है और फिर आपको
आफ्टर गेटिंग ऑल द थिंग्स डन आपको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इन चीज़ों के लिए बिल्कुल जाना पूरा होता दिन है। मसरूफ होता तो है। दिन भी और रात भी, फिर चांद रात को भी सारा काम करना पड़ता है एक साथ, तो काफ़ी टायरिंग हो जाता है। सही, तो अभी आप कौन सा जानवर लेकर आए थे और उसकी टेक केयर वगैरह कौन कर रहा था? देखिए अब ये होता ही है कि आपको पता होगा, वैसे तो मीडिया पे आया था और सबको पता है, 4 साल हो गए मेरी वाइफ की डेथ को। तो जब हम उस वक्त जानवर लेते थे तो वो केयर करती थी जब कुर्बानी हो जाती थी, और ये बहुत शौकीन थे, छोटे थे। पहले वो हाँ, ईद से पहले की मैं बात हो केयर रही है। करता था, ईद वाले दिन हाँ, मम्मा हाँ, करती थी। बिल्कुल। और डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता है खवातीन का सेक्टर होता है। और बच्चों को आप देखें, आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा, अपने एरिया में भी देखा होगा कि सुबह से शाम तक गाय के सामने बैठे हुए बिल्कुल। पूजा करते रहते हैं। इनका भी कभी यही हाल चारा था। दे रहे हैं, कभी पानी दे रहे हैं, कभी उसके लिए मिट्टी डलवा रहे हैं, बारिश हो गई तो टेंट लग रहा है। लेकिन अब ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है। अब माशाल्लाह ये जवान हो गए हैं। अब ये या तो हम क्या करते हैं कि फार्म हाउस पे रखते हैं लेने के बाद, या यहाँ पर क्योंकि इस तरह बाहर बांधते नहीं है डिफेंस में, तो वो ऐसा करते हैं कि कोई प्लॉट खाली होता है तो परमिशन लेने के बाद 5-6 लोग अपने जानवर जो हैं, गाय बकरे वगैरह, वो वहाँ बांध देते हैं। तो सारी जिम्मेदारी इनकी अहमद राजा की होती है, वहाँ पर सारा काम यही कर रहे सही, हैं। और इसके बाद जो बारबेक्यू का सेशन चलता है, आफ्टर सेकंड डे जो है वो फ्रेंड्स में, फैमिली में, लेकिन बारबेक्यू भी एक हद तक ही अच्छा लगता है क्योंकि आप बोर हो जाते हैं। और मतलब मटन और बीफ, रेड मीट जो है वो होता है हेल्दी है, लेकिन ज़्यादा खाना भी ज़्यादा सही खाना नहीं होता। बिल्कुल। ये अक्सर देखा है हमने कि ईद पर लोग इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि वो फिर बीमार भी हो जाते हैं। अगर आप कभी घर में कोई मीठी चीज़ बनाएंगी ना, कुकिंग करती हैं आप? बिल्कुल, मैं किसी दिन आऊँगा, खाऊंगा, फिर क्या बिल्कुल बना रही बिल्कुल हैं आप? बिल्कुल। जब आप कोई कुकिंग करते हैं और मीठी चीज़ घर में बनाते हैं ना, जितनी देर उसकी प्रिपरेशन में लगती है, आपका दिल भर चुका होता है, उस तरह नहीं खाते आप जैसे एक नया आदमी आता है और खाना शुरू करता है शौक से। इसी तरह कुर्बानी का भी होता है। जानवर के पसंद करने से खरीदने तक, खरीदने से उसको कुछ दिन घर पे रखने तक, फिर कुर्बानी, फिर ये बारबेक्यू की पार्टी और ये खाना पीना, लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा तो दिल नहीं चाहता फिर खाने का। मैं तो दाल सब्जी खाता हूँ, उसमें खुश रहता हूँ। एक चीज़ हमने और देखी है, क्योंकि आप हर चीज़ में एक मज़ाक का पहलू निकाल लेते हैं। हमने ये देखा है बकरीद ईद से पहले डीप फ्रीजर्स की बड़ी खरीदारी हो रही होती है। वो तो डीप फ्रीजर तो छोटे पड़ जाते हैं, उसमें से गाय बकरे बाहर झांक रहे होते हैं, किसी की टांग निकल रही होती है, किसी का सींग निकल रहा होता है। वो डीप फ्रीजर्स लोगों के यहाँ मुहर्रम तक चल रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, बल्कि हमने तो वो हलीम भाई में यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को हमने यहाँ तक सुना है कि वो पूरे साल वही गोश्त खा रहे हैं। अगली बकरा ईद तक चलाते जी, हैं। बिल्कुल। आपको पता है हुंजा गिलगित वगैरह में तो इतनी ठंड होती है, वहाँ पे खुश्क कर लिया जाता है गोश्त, जो मैंने सुना है। और वो मेरे ख्याल में कई महीनों चलता है, पूरे साल का तो नहीं कह सकता, लेकिन कई महीने चलता है। जबकि इसका तरीकेकार ये होता है कि इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे बेहतर तरीका जो है। एक हिस्सा होता है वो अजीज़ व अक़ारिब और हमसायों का होता है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो जो मुस्तहिक अफराद होते हैं, और तीसरा जो हिस्सा होता है वो जो कुर्बानी करता है उसका हिस्सा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये मैं नुमाइश के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी बात की तरवीज कहनी होनी चाहिए, चाहिए, ठीक है बिल्कुल ना? होनी चाहिए। अच्छी बात की तरवीज हो, तबलीग हो, लोग सीखें। गाय की कुर्बानी भी होती है माशाल्लाह, बकरे वगैरह भी होते हैं, और मेरे भाइयों वगैरह के यहाँ भी, सबके यहाँ वालिदैन तो हयात नहीं है, तो सब भाई अपने अपनी वो भी कुर्बानी करते हैं। तो हमारे घर में आप यकीन करेंगी पूरी गाय हम तकसीम करते हैं। शायद थोड़ा बहुत गोश्त 2-3 किलो होता होगा शायद, वो हम रख लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, वो भी मूड हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ हिस्सा हक उन लोगों का है, सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों का आपके, उसके बाद तमाम मुस्तहिकीन का जो आपकी इस कुर्बानी के गोश्त के मुस्तहिक हैं। तो ऐसे ही करना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुर्बानी करते हैं पूरा बकरा, पूरी गाय, या जो भी वो कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं, वो सारे का सारा डीप फ्रीज़र में भर लेते हैं। या तो फिर सारा अच्छा भर लेते हैं, स्पेशल चापे भी आइटम, रख रान, चापे, रान भी रख लें, ये भी रख लें, और बाकी अच्छा ये ऐसा वाला ये दे दें। देखिए सुन्नत ये है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी यही है कि आप अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हैं ना, वो दूसरे के लिए भी करें। आपने इसी तरह मतलब कुर्बानी के गोश्त के लिए भी इसी तरह का हुक्म यकीनन होगा। आप अच्छी चीज़ तो अपने लिए रख रहे हैं, जो चिकनाई, छींचड़े, जो ऐसी चीज़ें जो आप नहीं पसंद करते, वो आप दूसरों में बांट देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और कोशिश तो ये करें, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो मैक्सिमम आप बांट दें। 30 साल जो है वो हनीफ राजा साहब ने इंडस्ट्री को दिए, इंडस्ट्री ने उन्हें शोहरत दी, नाम दिया, और क्या क्या चीज़ें दी, ये चीज़ें जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम मौजूद हैं हनीफ राजा साहब के घर पे और उनके साथ उनके बेटे बैठे हुए हैं अहमद राजा, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बड़ी चटपटी सी बातें हो रही हैं। बेल बजी है। एक मिनट में देखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप आके अंदर वापस जा रहे थे? आए बैठे आप बैठे। थैंक यू। सब जानते हैं दारू के मोहताज नहीं है। हुमैरा कंवल, आप सिंगर है ना? जी। जबरदस्त भाई। पैसे की भी मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बड़ा पैसा है भाई। यानी कि आज हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लग रहे हैं। मैं तो खुद आपसे ईदी लेने अच्छा ईदी लेने आई हो भाई? तो फिर लेकिन रुके ना भाई, ईद कुर्बान में ईदी ही तो नहीं होती ना, गोश्त का लेन देन होता है ना। एक्चुअली गोश्त तो मैं खाती ही नहीं, तो मैंने अभी आप ये बताएं, गोश्त देने आई हैं कि गोश्त लेने आई हैं? गोश्त देने आई हूँ और ईदी लेने आई हूँ। सही नहीं, वैसे ईदी जो होती है वो गोश्त की सूरत में ही मिलती है बकरा ईद पर। वो हमारे यहाँ पर भी जो है ना बैल बजती रही पूरे दिन, टंगड़ांग साहब जी सलाम मैं फलां, वो सफाई करने वाला फलां। हाँ। अबे मैंने कहा भाई इसमें ईदी नहीं मिलती है, गोश्त मिलता है। लेकिन चले जिसको अगर देनी है तो दे भी दे। क्योंकि ईद की बात हो रही है और ईदी की बात हो रही है, तो कितनी ईदी अभी तक जो है कलेक्ट हुई है? ईदी काफ़ी सारी हो गई, क्योंकि मैं तो इस ईद पे भी ईदी लेती हूँ सब। अब किसी ने कभी कहा कि ज़रा गा के गुनगुना के जो है वो ईदी की डिमांड करें? ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर करनी पड़े आपको, जैसे आप आई हैं यहाँ पर, अगर आपको हनीफ राजा साहब से जो है वो गुनगुना के ईदी की डिमांड करनी पड़े तो कैसे करेंगी? फेवरेट पर्सनालिटी आनी थैंक है। यू। ये आपने कॉल करके तो नहीं बुलाया इनको तारीफ के लिए? मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है। हुमैरा कंवल एक बहुत अच्छी सिंगर है और एक बहुत अच्छी पर्सन। देखिए सिंगर पर्सन यकीनी तौर पे वो चीज़, सिंगर तो देखिए हमें और हमारे व्यूअर्स को जब पता चलेगा जब ये कुछ गुनगुना के हमें बताएंगे। चलिए हुमैरा कुछ सुनाइए जरा। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। जब बहती नदिया शोर करे, जब बहती नदिया शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, कोई मेरी लगी को न जाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। वाह बहुत अच्छे भाई, लवली लवली। आपने 30 साल इंडस्ट्री को दिए और सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात यह है कि प्रैंक शो का जो ट्रेंड सेट किया था वो आपने किया था। जितने भी लोग जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक कॉपी कर रहे हैं। ये आइडिया कहाँ से आया था? देखिए प्रैंक जो है मैं पहले भी कई दफ़ा इंटरव्यू में कह चुका हूँ अपने, और ईमानदारी की बात है कि प्रैंक्स पहले भी होते रहे अमेरिका वगैरह में, और मिस्री चैनल पे भी मैं देखता था, वहाँ प्लेन में देखता था, अमेरिका में देखे थे। लेकिन वो जो अमेरिकन यूरोपियन जो प्रैंक होते थे ना उसमें वल्गैरिटी होती थी। अब वो मैं बयान नहीं कर सकता किस तरह के होते थे, या थोड़ा सा ऐसा होता था कि किसी के पास पिस्तौल रखवा दिया और भाग गए, बस ना उसमें ऑडियो होती थी और वो पेड होते थे। वो लगता था कि शूट किया हुआ है सबको तैयार करके। मैंने कहा आइडिया बहुत अच्छा है, इसको सही तरह यूज़ होना चाहिए। अच्छा, ये नाम भी जिस तरह आपने रखा चुप छुपा के। सबसे पहले आया था कैसा NTM चैनल था पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल, वो आया। PTV के बाद दूसरा चैनल था NTM बिल्कुल, उस पे वो चला कैसा, और वो मेरी क्रिएशन थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा यार हम उस तरह का तो कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए, ना हमारा मौका है। फिर ये जितना भी है सेलिब्रिटी के साथ प्रैंक करना, सेलिब्रिटीज को गेटअप करा के उनसे किसी को प्रैंक करवाना, उनका मैंने खुद गेटअप करके प्रैंक किए, पब्लिक के साथ प्रैंक किए, उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते थे। ये मेरी कितनी मेहनत होती थी उसकी? बहुत मेहनत होती थी सना, और ये मेरी क्रिएशन है और ये फॉर्मेट जो अब चल रहा है और सब कॉपी कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल आपने सब कहा। कॉपी कर रहे हैं। तो अच्छा हूबहू और कॉपी करने के बाद माशाल्लाह हिट भी हैं। और हूबहू। अच्छा वो कोई कहता है मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं हंसता हूँ अब तो माशाल्लाह से आपने भी YouTube चैनल देर से सही लेकिन बना लिया है। वो इसलिए कि वो ज़रूरी था ना। अब जब वो YouTube और Facebook पेज दोनों का नाम हनीफ राजा है, जब उस पर ये प्रैंक्स पुराने वाले छुप छुपा के किए और दूसरे अपलोड हुए तो लोगों को पता चला, जो छोटे बच्चे थे और अभी बड़े हुए उनको पता चला यार असल मस्जिद तो ये था। इंडिया में कॉपी हुआ छुपा रुस्तम के नाम से, MTV बकरा के नाम से,
और पाकिस्तान पे तो हर टीवी चैनल पे। जब भी आपने सबसे पहले आइडिया दिया तो क्या मैनेजमेंट का क्या कहना था, लोगों का रिएक्शन कैसा था, और जब इस पे आपने इम्प्लीमेंट किया तो लोगों का कैसा रिएक्शन था? देखिए मैनेजमेंट तो बड़ी समझदार थी वो एनटीएम की, और बड़े पढ़े लिखे लोग थे और बड़ा विजन था उनका, विजनरी लोग थे वो। उन्होंने कहा यार ये हो सकता है बहुत अच्छा, तुम करोगे तो बहुत अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में ये काम करना रिस्क है। ये बात मुझे भी पता थी कि ये रिस्क है। मैंने कहा यार करके देखते क्योंकि यहाँ लोगों का टेम्परामेंट बड़ा लूज है। बनाना पड़ता है। हाँ, आप माइंड सेट कर एकदम से सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा आपको कुछ नहीं पता। उसके लिए हमने क्या किया कि पहले हमने अपने ही जानने वालों के साथ किया, ताकि अगर कुछ हो जाए तो उसको संभाल लें। सही। जब हमने देखा कि यार थोड़ा सा उसको गुस्सा दिलाने के बाद जब हम डिस्क्लोज करते हैं तो 1-2 मिनट लगते हैं, वो आदमी फिर नॉर्मल हालत में आके फिर खुद बहुत इंजॉय करता है। और इतनी व्यूअरशिप उस वक्त भी थी जब कैसा चलता था, छुपा के चलता था उस वक्त भी, और आज जब वो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ और अपने फ्रेश चीज़ें भी डाल रहा हूँ। रमज़ान में हमने किया था स्टार ड्राइव, बहुत पसंद किया। अभी मैं मालम जब्बा सवाल किया, उसका व्लॉग अपलोड किया। तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, और सिर्फ एंटरटेनमेंट और बेतुकी बेहुदा नहीं चाहिए, स्किलफुल चाहिए, उसमें स्किल्स होनी चाहिए, उसमें कोई तुक होना चाहिए ना। जब हमें अच्छी नहीं लगती तो दूसरों को क्यों अच्छी लगेगी। कोई ऐसा प्रैंक आपने किसी के साथ किया हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो जो आज तक आपको याद है? 2-3 है, मैं उसमें से एक बताता हूँ। मैं गेटअप करके, कुली का गेटअप करके, रंग वंग काला पीला बहुत करके, ऐसा कि पहचाना ना जाऊँ कि हनीफ राजा है। हम गए कराची रेलवे कैंट स्टेशन, और वहाँ पे हमने स्टेशन मास्टर से हमने कहा किससे लेनी है परमिशन, स्टेशन मास्टर से हमने परमिशन ली, और मैं एक जगह खड़े होकर टिकट ब्लैक करने वाला कुली बन गया, जो कि करते हैं अक्सर। सही। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा हाथ मेरे कंधे पे आया, मैंने मुंह देखा, मैं समझ गया इतना बड़ा हाथ तो किसी पुलिस वाले का ठीक है ना। और मैंने मुड़ के देखा, 2 पुलिस वाले, एक इधर एक इधर, उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और थाने ले गए वो कैंट स्टेशन के। वहाँ जाके मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था, एसएचओ ने 2-3 चमाट लगा दिया। मैंने कहा भाई मैं हनीफ राजा हूँ, मैंने उसको बताया। फिर मैंने यूं मुंह पे हाथ फेरा तो वो कलर वलर सारा आया। मैंने कहा यार ये देखो, तो 1 मिनट रुका, उसने कहा 1 मिनट रुको, चेहरा मेरा साफ करके दुलवा यार वेरी तो जब वो आपको लेके जा रहे थे, जो आपकी टीम थी, उन्होंने नहीं बताया? नहीं टीम तो वो बोल रही है कि ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनको भी पकड़ लिया ना कि वो समझे। अब इसकी पंचलाइन ये है, तो उसने कहा सॉरी हनीफ राजा साहब आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। मैंने कहा स्टेशन मास्टर साहब से ली थी। कह लगे नहीं थाने से परमिशन लेनी पड़ती है। मैंने कहा यार इस बात पे आप इतना गुस्से क्यों हो रहे? बाद में पता चला एक कैंपेन चल रही थी एंटी ब्लैक टिकटिंग की, तो हम तो करी टिकट ब्लैक रहे थे और उसको शूट करके दिखा रहे थे, वो तो उनके खिलाफ जा रहा था सारा। इस वजह से वो, और उन्होंने सोचा कैमरे भी लगे हुए, वो बहुत गुस्से हो गए। इसी तरह 2-3 ऐसे सेलिब्रिटीज थे जिनके साथ मैंने बिल्कुल बताएं, सेलिब्रिटीज के साथ बताएं कुछ। एक हमने नजम शिराज के साथ किया, उस बेचारे को पता ही नहीं था। फिर वो बाद में जब उसको पता चला तो थोड़ी सी वो उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें भी थी, तो उसने कहा यार ये मुनासिब नहीं है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार इस तरह होना चाहिए, वो चीज़ें हमने काट दी। फिर हम ऐसा करते थे कि हम बहुत लाइट रखते थे, फॉर्मेट को बिल्कुल चेंज कर दिया। मैं एक बूढ़ों के साथ नहीं करना चाहता था और ना किया था, खवातीन के साथ नहीं, कि बुरी बात है, और एक जो है माजूर लोगों। देखिए ना, इस प्रैंक में भी आपने एथिक्स का कितना ख्याल रखा कि कहाँ करनी है, किधर करनी है, किसके साथ करनी है। आज 15 छुपा के को हो गए 10 साल पुराना प्रैंक भी आज अपलोड होता है ना, तो वो लाखों व्यूज आ रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं। वो इसलिए कि उसमें कोई बेवकूफ़ी नहीं है, पूरी फैमिली के साथ। सही है, सम टाइम कभी ऐसा होता है कि खुद उसको थोड़ा सा बनाना पड़ा हो, करना पड़ा। देखिए हाँ, सम टाइम हुआ है, ऐसा करना पड़ता है। ये भी प्रोडक्शन मेरी होती थी, मुझे पता था क्या करना है। अब हमने मिसाल के तौर पर हमने सना फैसल के साथ प्रैंक किया, और सना फैसल 2 मिनट में समझ गई कि जी ये तो प्रैंक हो रहा है। हाँ। तो अब 2 मिनट का कंटेंट हम कैसे चलाएंगे, क्या मिलेगा उसको? तो फिर हम उसमें थोड़ा सा मेकअप करते थे और उसको मिला जुला के ना, मतलब देसी घी और बनास्पति घी मिला के फिर चलाया करते थे, तो वो लोगों के लिए एंटरटेनिंग होता था। कभी आप किसी से बिल्कुल सही बात कर रहे हो, लेकिन वही कह रहा हूँ यार मेरे साथ प्रैंक मत करो, कैमरा कहाँ लगाया हुआ है? बहुत दफ़ा हुआ। मेरी एक आदत है शुरू से, जब मैं फेमस नहीं था उस वक्त भी यही आदत थी मेरी। मैं गाड़ी में जा रहा होता था, तो किसी को मैं देखता था ना, बाइक पे कोई खातून बैठी है, हॉर्न देने के बाद कहता था आपका दुपट्टा जो है ना वो व्हील में आ रहा है, और कहता था कैसा छुपछुपा के कैमरा लगा है, मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार तो मुसीबत खड़ी हो गई है,
मैं सीरियस बोल रहा हूँ, वो समझ रहे हैं मजाक कर रहे हैं। तो अभी जितने भी नकल करने वाले सामने कैमरा रखा है, बोले वो ना कैमरा हाथ हिला। और फुल फ्रेमिंग करके हो रहा होता है। किसी ने मुझसे कहा कि वो फला जो है ना प्रैंकस्टर, वो आपकी कॉपी कर रहा है। हनी भाई उसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने कहा यार वो उसके नहीं, वो इनडायरेक्टली हनीफ राजा के। जिस दिन वो अपना कोई काम करेगा, कंटेंट आपका है ना? एक एक चीज छाप दी। अच्छा, जिस तरह ये बाहर सबको हंसाते रहते हैं, घर में भी बिल्कुल इसी तरह का मिजाज नहीं, है? जहाँ फादर बनना होता है वहाँ फादर बनना है, जहाँ कभी लाइट मूड होता है तो हंसी मजाक। नहीं, वैसे फिर फादर कहाँ बनते हैं, किन चीज़ों पे इनको गुस्सा आ जाता है? जहाँ मतलब कहीं होता है कि औलाद की तरबियत करनी है Exactly. या कोई चीज़ समझानी है। लेट अगर आ रहे हैं आप, या कहाँ हैं पता नहीं हाँ है। नहीं, केयरिंग लविंग तो बहुत हैं, लेकिन मतलब ही इज़ अ डैड। तो कभी आपने कहा नहीं पापा आप बाहर तो बड़ा हंस रहे होते हैं या सबको हंसा रहे होते हैं, आप हमारे साथ सीरियस क्यों हो जाते हैं? हमें तो घर में शुरू से ही सीरियस मिले ना। लेकिन देखिए बच्चों की तरबियत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कि देखो शेर की नज़र और खिलाओ सोने का निवाला। बिल्कुल ऐसा ही है। देखे ना, अगर इनकी तरबियत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया होता और ढील ज़रूरत से ज़्यादा दे दी होती तो आज ये IBA के ग्रेजुएट ना होते, और मेरी बेटी माशाल्लाह MBBS के फाइनल ईयर में। तो ये लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं ना। बच्चा तो छोटा सा होता है, आप जिस तरह उसको ढालेंगे वो ऐसा बनता रहेगा। आप दूसरी शादी का कोई आपका इरादा नहीं है? आप बताएं, है कोई नज़र में? नहीं, वैसे बताए नहीं। अहमद आपको ये पापा अगर ऐसी बात मजाक में भी कहते होंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं 4 साल हुए मेरी वाइफ की टाइम। अभी अल्लाह की मर्जी है, ठीक है ना। लोग अपना अपना नज़रिया होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत है या कोई सही है। 2 महीने पहले ही लोगों ने, किसी ने वो भी प्रपोज करना भी शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि शादी कर लो। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आपने जिसके साथ 20 साल गुजारे हो, 23 साल गुजारे हो, वो आपके माइंड से एकदम फ़ौरन निकल जाएगा। तो अगर मतलब चाहिए होती तो कैसी चाहिए होगी, ताकि जो देख रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको पता चले कि जी यहाँ पर जो है वो हम कोशिश करें। नहीं तो देख तो आप भी रही हैं। आप लाजवाब कर रहे हैं मुझे। सीरियसली बताएं। नहीं देखिए, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, बिल्कुल। जैसे आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपके दिमाग के लिए या आप उसके दिमाग के लिए कील ना बने। तो बस ये इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग वाली कोई मुझे नज़र आएंगी, मिलेंगी तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह की रज़ा हुई ज़रूर करेंगे। सही। तो ये वैसे आपको अदाकार ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेज़बान ज़्यादा अच्छे लगते ओवरऑल हैं? इंसान सबसे पहले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अभी हमारे पास एक बास्केट है और हम क्या करने वाले हैं ये आपको पता चलेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको कहा था कि जी इस टोकरी में कुछ सवालात हैं जो हम सबसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका तारुफ कराऊंगी क्योंकि एक और मेहमान है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। उस्मा अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उसके अलावा बहुत अच्छी शायरी करती हैं, कॉमेडी शायरी भी करती हैं, और उसके अलावा और जिसे कहते हैं ना हरफन मौला, यानी एक्टिंग में भी अपने जौहर दिखा चुकी हैं, राइटर भी हैं, ड्रामास भी लिख चुकी हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। उस्मा आपके सिवा, इसलिए कि आप देर से आई हैं। क्यों आई हैं देर से? देर से आपको पता है कि आजकल लोड शेडिंग के जो हालात चल रहे हैं, खवातीन को 4-6 घंटे तो चाहिए ये होते भी हैं ना, हकीकत है। और नेचुरल हुस्न तो मर्दों का होता है। नहीं देखिए, अब आपको जवाब देना पड़ेगा ना इनका। ये खवातीन कह रहे हैं, हम 3 खवातीन की नुमाइंदगी भी बात आप यह कर है रही कि हैं। खवातीन सारे घर के काम करती हैं, उसके बाद जब वो सब तैयारी मर्दों के कपड़े भी इस्त्री कर लिए, बच्चों को तैयार कर लिया, उसके बाद बेचारी वो खुद तैयार होती है। अब ये हो जाते हैं तैयार और बैठे होते हैं, हाँ भाई तैयार नहीं हो तुम, हाँ भाई तैयार नहीं हो तुम। चले बहरहाल, आप तशरीफ़ लाएं घर पे। बहुत बहुत खुशामदीद आपको, और ईद मुबारक। और माशाल्लाह आपने कलर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप पहना हमेशा है भाई। तारीफ करते हैं इसी तरह। तो अब हम उज़मा से यही कहेंगे कि जिस तरह हमने हुमैरा कमल से आते ही गाना सुना था, तो उज़मा सबसे पहले तो देर से आई हैं, तो जुर्माने के तौर पर कोई एक अच्छा सा अपना मज़ाहिया कलाम सुनाइए। तो बुढ़े बकरे भी मुझ पे हैं लट्टू, क्या पता था ये हाल होना है। ओहो। वो भी कहते हैं साथ घर ले चल, तेरे हाथों हलाल होना है। वाह 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 जी। एक और सुनाए ना कोई मज़े का। पेश है कौम की टिक्का बोटी, भेजा मगज फराई। पेश है कौम की टिक्का बोटी, भेजा मगज फराई। खींच के खाल हमारी,
कहते हैं कि ईद आई। हाँ हाँ, वाह वाह, सही सही सही, ये क्या तो कहना है जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल मौके की बहुत मुनासबत से है। जबरदस्त। और ये अब हम इस टोकरी का स्टार्ट कर दें। बड़ी देर से ये टोकरी लेके घूम रही हैं। चलें जी, इसमें से आप जो है वो दिखाई दिखाई, आपने ऊपर से उठा लिया, थोड़ा सा अंदर से शफल करके उठाया ना, ये ले आप। उतर जाओ इसके अंदर। नहीं नहीं नहीं, आप इसको दिखाएं। लें, थोड़ा सा इसको शफल करें। अच्छा ये अंदर से लीजिए, देखें कोई हमने सना फैसल पता की चले कि कोई फरमाइश पे- बेईमानी नहीं हुई। चल हाँ बीच में जी। से निकाला, ठीक है। चलें जी, अब इसको अब आपको कोई खदशा नहीं होना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंसी वाला काम नहीं हुआ है, ये हो गया है। अच्छा जी, पहली कमाई कितनी मिली थी और खर्च कैसे की थी? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा डिसेंट सा, मज़ेदार। मैंने जो ज़िंदगी में अपनी पहली कमाई की थी वो मैंने शोबिज़ से नहीं की थी। मैं क्योंकि स्केचेस भी बनाता था, कराची स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने पढ़ा है, तो मैं इमरान डाइजेस्ट में स्केचेस बनाता था। और बंस रोड फ्रीस्को से मैंने घर वालों के लिए मिठाई और दही बड़े, और ये बात है मिड 80s की, तो उस वक्त ये पैसे इतने सारे होते थे तो उसमें सब चीज़ें आ भी गई थी। ये मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई। अच्छा ये आगे मूव कर दें। लीजिए भाई, देखते हैं आपकी किस्मत में क्या निकालें। तो कौन सी हरकत आपसे हुई तो जिस पर आज तक हंसी आती है? जब हालात वगैरह ख़राब होते थे शहर के, या कोई कुछ भी इवेंट हो रहा होता था इस तरह का, तो पापा कहते थे कि गाड़ी तुम लेके दूर नहीं निकला करो। तो मैं ले गया गाड़ी और गाड़ी हो गई बंद, और काफ़ी दूर हुई थी घर से, तो किसी तरह टो करवा के लेकर आया हूँ। और उस वक्त हमारे घर की बालकनी में पापा जब वॉक करते हुए आते थे और झांकते थे, बस वो टो करके टैक्सी वाले को मैंने पैसे दिए हैं, वो गया है और पापा बाहर हैं, कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हलीम के लिए नहीं गया? मैंने कहा हाँ गया था, वो गाड़ी कह रहा गाड़ी बीच रोड में क्यों खड़ी की है? मैं तो मैं चेक कर रहा था, और जब उस वक्त गाड़ी स्टार्ट की तो हो भी गई। पापा का हाँ। मैं सोचा ये झूठ बोल रहा है और मुझे आवाज़ ना आ जाए, शायद ये दूर से बंद करके गाड़ी लेकर आया है, ऐसा लग रहा था। पापा के डर से स्टार्ट हो गई फटाफट। चलें जी, आपका नंबर है। निकालिए कोई भी। आपकी नज़र में सबसे रंगीन मिजाज पाकिस्तानी अदाकार कौन सा है? ओए होए, चलें बताएं, आपकी नज़र में सबसे रंगीन मिजाज पाकिस्तानी एक्टर कौन सा है? मेरी नज़र में रंगीन मिजाज जावेद शेख साहब। अरे ताली होनी चाहिए भाई। आप जब भी उनके सामने से गुजरे हेलमेट पहन के गुजरे। अब आप निकालें। बहुत आसान है। मेहमान अगर बहुत देर तक रहे और आपको कहीं जाना है तो क्या बहाना करेंगे? तो बहाना तो मैं नहीं करती, यानी कि ऐसे मेहमान जो घर आ जाएं और जाने का नाम ही नहीं ले रहे मैं हो। बहाना नहीं करती, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। चले हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे पर्ची में आपकी आया है कि मेहमान अगर आपके घर में हो और आपने कहीं जाना हो तो आप उनसे क्या बहाना करें? तो ये आपके मेहमान हैं और आपने बहाना करना। अच्छा भाई राजा, बात यह है कि बहुत ही अरसे के बाद मेरे अपने शौहर के साथ ज़बरदस्त किस्म की डेट है, अच्छा, तो अब मुझे जाना है उनके साथ, तो अब आपका पत्ता तो मुझे काटना पड़ेगा। आप जाएं, मैं आपके घर में बैठा हूँ, क्योंकि आप पहली औरत मैंने देखी है जो अपने शौहर के साथ डेट पे जा रही है। अब पता नहीं उसका क्या असर होगा और आपका क्या असर होगा। उसी का होगा कुछ अच्छा। उसी का होगा, तो फिर मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि पॉकेट तो उसी की खाली होगी ना। अब हम इसको थोड़ा सा बास्केट को दोबारा मूव कर लेते हैं, क्योंकि ये बास्केट जो है ना काफ़ी सारे राजों से पर्दा उठा रही है। जैसे अभी हमें पता चला कि जो है वो अपने ही हस्बैंड के साथ डेट पे जा रही हैं, जैसे हमें पता चला कि रंगीन मिजाज एक्टर कौन है, और बहुत सारी चीज़ों पे से पर्दा उठ रहा है। तो इसको एक दफ़ा और घुमा लेते हैं। अच्छा, एक दफ़ा और घुमाएं इसको। जी जी। चलें जी, एक दफ़ा और घुमाते हैं, ये लीजिए। अच्छा, अब की दफ़ा पर्चा मुझे देते हैं जनाब। इसमें यह है कि किस सियासतदान को देखकर लगता है कि ये क्यों सियासत में आ गए, इन्हें तो ड्रामों में होना चाहिए। शेख रशीद साहब। और शेख रशीद साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, और मेरे 2-3 शोज़ में वो गेस्ट भी आए, उनसे बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप। जी जी, मुझे ये लीजिए। किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? अल्लाह के अलावा किसी से किसी चीज़ से डर? किसी से डर नहीं लगता। पापा से वैसे ही एक फादर वाला वो डर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो respect जो है। एक बिल्कुल खौफ वाला डर होता है। हुमैरा कमल, देखते हैं कि हुमैरा कमल इस वक्त क्या निकाला इन्होंने अपने लिए। ये जो इनका सवाल निकला है ना, मेरा ख्याल है ये खुद पढ़ेंगी ज़्यादा मजे का। अच्छा, किस पसंदीदा गुलकार के गाने पर डांस करने को दिल करता है? हाँ ये तो चैलेंज है ना, आप तो खुद सिंगर हैं भाई। अच्छा मैं बताऊँ, मुझे डांस का मूड नहीं होता, मुझे उनका गाना अगर मैं सुनती हूँ तो गाने का दिल करता है। डांस बिल्कुल नहीं। मैडम नूरजहां जी। वाह, उनके बड़े खूबसूरत गाने मैडम के, और यंग जनरेशन भी सुनती है। मज़े की बात यह है, ईद उल अजहा पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ईद उल अजहा पर अपने गली महलों का ख्याल रखिए, ठीक है ना। सारे जिम्मेदारी महकमों की ना कर दें कि आप जो आलाइश है वो बाहर फेंकें और डिपेंड करें और महकमों को बुरा भला कहें कि वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ हिस्सा हमारा भी होता है, वो हमें भी अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डालना चाहिए। अहमद राजा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही क्लीनलीनेस के हवाले से ही कहना चाहूँगा कि बारिश एक्सपेक्टेड है,
तो उससे और ज़्यादा गंदगी होगी, सब कुछ होगा। तो बजाय ये वेट करने के शाम को जो है किसी भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी आएगी, वो चीज़ें लेकर जाएगी। तो जितना हम खुद बेहतर कर सकते हैं उसको करें और एक अच्छे शहरी का रोल प्ले करें बस। आप क्या कहना चाहेंगी हुमैरा? गंदगी काफ़ी होगी तो आप खुद से भी सफाई का ख्याल रखें, दूसरों पे डिपेंड पूरा ना करें। सही है। उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छे से ईद मनाएं। कोशिश करें कि ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं, हर शख्स स्ट्रगल से गुजर आता है, लेकिन कुछ लोग अपने मसाइल को हल करने की तरफ जाते हैं और वो हल करने की तरफ बढ़ते हैं। हमारे मुल्क पे एक बहुत ही मुश्किल वक्त आया हुआ है और हम सब ने मिलकर ये वक्त जो है वो गुजारना। और हम चाहेंगे प्रोग्राम का अख्ताम आपकी सुरीली आवाज़ से हो। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, साबाचे आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, शौख नजारे देड़ गवाही, सर पे टुर के प्यार दिराही, मैं सरवल के उम्र गुजारा, प्यार में कोई नजर न लागे, तकिया ने खेत रचाए, कमली ने होश पुलाए, जुल्फा भी हो या परेशान, मौसम हो या ए बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी।